इशिता, अरे ओ इशिता, मैं काम पे जा रहा हूँ, लाओ मुझे नाश्ता ला दो। अजी घर में कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। अन्न का एक दाना नहीं है घर में। आप जल्द से जल्द काम पे जाओ और वहाँ से कुछ पैसे लेके आओ ताकि हम कुछ खा सकें। अच्छा चलो तुम टेंशन ना लो, ये दिन भी हमारे जल्द ही पूरे हो जाएंगे और हम फिर अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। अब मैं काम पे जाता हूँ, जैसे ही कोई काम मिलता है मैं काम कर कर कुछ पैसे लेके आता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। ये सोचकर वो किसी काम की उम्मीद में निकल जाता है। पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो थका हारा घर वापस लौट रहा होता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो घर कैसे जाए। वो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा, यही सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान था। परेशान हालत में जब वो घर लौट रहा था तभी उसे रास्ते में एक घोड़ा मिलता है। घोड़ा बहुत ज़्यादा प्यासा और भूखा था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। घोड़ा पूरी तरीके से हाँफ रहा था। रमन को उस पर दया आ जाती है और वो उसे थोड़ा पानी पिलाता है और फिर अपने घर ले आता है। अजी ये घोड़ा किसका है? इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और भूखा लग रहा है। हाँ इशिता, जल्दी से इसके लिए कुछ घास लेके आओ ताकि हम इसे खिला सकें। फिर वो दोनों उसको घास खिलाते हैं। घोड़ा खाना खाकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिर वो दोनों उसको अपने पास ही रख लेते हैं और कुछ दिनों तक उसे पालते हैं। वो उसकी बहुत अच्छी सी देखभाल कर रहे होते हैं। घोड़ा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कोई असाधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि एक जादुई घोड़ा था। जब घोड़ा पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो जाता है तो वो रमन से बोलता है, रमन, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई घोड़ा हूँ। अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। अरे घोड़े, तुम बोल कैसे सकते हो? तुम एक जादुई घोड़े हो। क्या तुम सच में मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर सकते हो? हाँ रमन, ये लो पैसे। अब तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो तुम सिर्फ मुझसे कहना और मैं तुम्हें सारे पैसे दे दिया करूँगा। शुक्रिया जादुई घोड़े, तुमने मेरी मदद की। हमने कितनी दिनों से खाना भी नहीं खाया है, अब हम खाना खाएंगे। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो घोड़े को इसी तरीके से दोनों पालते रहते हैं और वो घोड़े से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे लेते रहते हैं। वो अपने साथ साथ और गरीबों की भी देखभाल करते हैं और वो उन्हें भी भूखा नहीं सोने देते हैं। किशन एक गरीब मजदूर था जो लोगों के यहाँ काम करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। उसके घर में उसका बेटा रोहन और उसकी बीवी सावित्री रहा करती थी। अब गर्मी जा चुकी थी और ठंड भी काफ़ी हद तक आ चुकी थी। एक दिन किशन की पत्नी किशन से बोलती है, सुनिए जी, थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है और हमारे घर में डार्क हवा आती है। हमें ना घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करा लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, मैं कल ही जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊँगा जिससे हम अपने घर की मरम्मत करवा सकें। फिर अगले दिन किशन जिस मालिक के पास काम कर रहा था उसी मालिक के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मेरा घर काफ़ी टूटा फूटा है और अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है जिससे मेरे घर में खुली हवा आती है और अगर मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं कराई तो मुझे बहुत मुसीबत पड़ जाएगी मालिक। किशन की बात सुनकर मालिक बोलता है, अरे तो इसमें मैं क्या करूं? मालिक, आप अगर मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत सही से करा लेता। अरे अभी तो तूने इतना काम भी नहीं किया है जितने तू पैसे मांग रहा है। मैं तुझे ऐसे कैसे पैसे दे दूं? मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। मालिक, ऐसा मत करिए। मेरे घर एक मेरा छोटा बच्चा है। मैं और मेरी बीवी तो ठंड सह लेंगे लेकिन वो नहीं सह पाएगा। उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पास इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं है मालिक। किशन की लाख मिन्नतों के बाद भी उसका सेठ उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर बेचारा मायूस होकर वह अपने घर आ जाता है। अरे आप आ गए, क्या आपको मालिक से पैसे मिले? तो किशन उसे बताता है कि मालिक ने तो पैसे देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। अब ये बात सुनकर वे दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तभी किशन बोलता है, अभी ठंड थोड़ी कम है, जैसे ही ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी ना तो मैं अपने मालिक से अपने पैसे सारे ले लूँगा और मेरे जब तक पैसे भी काफ़ी हो जाएंगे शायद वो तब मुझे पैसे दे दें, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। फिर ऐसे ही किशन को
काम करते करते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और अब तो ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो किशन अपने मालिक से बोलता है, अरे मालिक, अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अब तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। किशन के इस बार भी पैसे मांगने पर उसका मालिक कोई ना कोई नया बहाना बना देता है और उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। अरे मालिक, मैंने तो इस महीने कोई छुट्टी भी नहीं की और आप फिर भी मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। मुझे पैसे दे दो मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर मालिक उसे अपनी बातों में उलझाकर और पैसे देने से मना कर देता है और काम से भी निकाल देता है। फिर बेचारा किशन बहुत मायूस हो जाता है और ऐसी मायूस वह अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, मालिक ने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए और काम से भी निकाल दिया है। अब मैं क्या करूं? ये बात सुनकर किशन की पत्नी तो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है और बोलती है, घर कैसे चलेगा जी, और हमारा ठंड में क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कोई काम देख लूँगा। अब किशन काम ढूंढने निकल जाता है और काफ़ी काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और ठंड भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है। एक रात ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी जिस कारण उसके बेटे रोहन को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। तो उसकी बीवी उससे बोलती है, देखिए ना जी, रोहन को कितनी तेज बुखार आ रहा है, ये बुखार से बिल्कुल तप रहा है। अरे अब हमारे पास इलाज के लिए तो 1 रुपया भी नहीं है और अब हम रोहन को डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे? कुछ भी कीजिए, इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतना बोलकर बेचारी वह रोने लगती है। अब बेचारा किशन भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं कहीं डॉक्टर को दिखा लाऊं। फिर बेचारा रोहन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस किशन के पास पैसे ना होने के कारण डॉक्टर रोहन का इलाज करने से मना कर देते हैं और उन्हें हॉस्पिटल से बाहर कर देते। अब तीनों ही हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण तीनों को ही काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है और इसी वजह से वो तीनों वही बेहोश हो जाते हैं। और अगली सुबह जब किशन होश में आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और उसके मन में बहुत सी बातें होती हैं। वह सोचता है, अरे ये मैं हॉस्पिटल के बेड पर कैसे, और रोहन और उसकी माँ कहाँ है? और वो डॉक्टर भी वहीं खड़ा होता है जिसने किशन के पास पैसे ना होने के कारण रोहन का इलाज करने से मना कर दिया था। अरे तुम्हें यहाँ एक औरत ने एडमिट करवाया था, तुम कल रात हॉस्पिटल के बाहर बेहोश हो गए थे जिस कारण तुम तीनों को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। यही देखकर एक औरत ने तुम्हें यहाँ एडमिट कराया है। अरे डॉक्टर साहब, तो वो औरत है कहाँ? मुझे उससे अभी मिलना है। और फिर डॉक्टर उसे बता देता है कि वह औरत यहीं हॉस्पिटल में ही है। तो किशन उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी ज़िंदगी बचाई, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरा तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जब हमारा परिवार भी बहुत ज्यादा गरीब था तो मैं भी एक सड़क किनारे यूं ही बुखार से ठंड में जूझ रही थी। तभी एक नेक दिल इंसान ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसी वजह से जो भी कोई मुझे ऐसा मिलता है मैं उसकी मदद कर देती हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हुई? फिर रामू उसे अपनी सारी बात बताता है कि मैं जिस मालिक के पास काम किया करता था उसने मेरे पैसे मार लिए और मुझे मेरे मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए। यह सुनकर वो महिला फिर उनकी मदद करने लगती है और उनका टूटा फूटा घर भी अच्छा करवा देती है। इसके बाद किशन, उसका बेटा रोहन और उसकी बीवी सभी बहुत ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे माया, ओ माया, कहाँ हो? मेरे लिए जल्दी 1 कप चाय ला दो, मुझे बहुत तेज़ की चाय की तलब लग रही है, जल्दी चाय लाओ। अजी, आप ये चाय पीने की आदत कब खत्म करेंगे? घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, बस तुम्हें चाय ही पिलाते रहो। खाली चाय का ही सामान ले आते हो, कभी घर के लिए कुछ राशन पानी भी ले आया करो। मैं भूखी रह जाती हूँ रोज रोज, तुम तो बस चाय से ही पेट भर लेते हो। अरे तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं अब काम पर जाऊंगा, वहाँ से जितने भी पैसे मिलेंगे मैं राशन ले आऊँगा। अब मैं चाय का सामान नहीं लाऊंगा, बस अब बहुत ठंड हो रही है, जल्दी से चाय ला दो मुझको। हाँ हाँ, ला रही हूँ तुम्हारे लिए चाय, रुको थोड़ी देर। इतना बोलकर गुस्से में माया चाय बनाने चली जाती है। अरुण को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी।
वो हमेशा चाय का भी सामान ले आया करता था। जितने भी उसे मजदूरी से पैसे मिला करते वो उन सब से चाय का ही सामान लाया करता था, क्योंकि उसे चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसे खाली चाय ही चाहिए होती थी, चाहे उसे पूरे दिन खाना भी न दो, वो बिना खाना खाए ही जी लिया करता था। सिर्फ चाय से ही वो अपना पेट भरा करता था। अरुण की इस आदत से माया बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके चक्कर में उसे भी खाना नहीं मिला करता था। वो राशन नहीं लाया करता था, बल्कि सारे पैसों का वो सिर्फ चाय का ही सामान लाया करता था, जिस वजह से घर में खाना नहीं बनता था। हर रोज़ सिर्फ चाय ही बना करती थी। माया अरुण को चाय ला कर देती है। चाय पीकर अरुण अपने काम पर निकल जाता है। वहाँ से उसे आज थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो घर के लिए थोड़ा सा राशन लाता है, बाकी सबका वो फिर से चाय का सामान ही ले आता है। उसे देखकर उसकी पत्नी माया बोलती है, अजी आप फिर चाय का सामान ले आए? राशन इतना थोड़ा सा लाए हो और चाय का सामान इतना ज़्यादा, क्या करोगे इतनी ज़्यादा सामान का? अरे माया, कभी हमारे पास पैसे न हुए और हमारे पास चाय का सामान ख़त्म हो गया तो हम चाय कैसे पियेंगे? इसीलिए मैं सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि मुझे खूब दिनों तक कुछ कमाने की ज़रूरत ना पड़े। ओफो, चाय का इतना ज़्यादा दीवानापन भी ठीक नहीं रहता है। चाय के अलावा भी कुछ देखा करो, और चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। और तुमने चाय का सामान तो इतना ज़्यादा ला कर रख दिया है कि इससे चाय की दुकान खुल जाए। अब क्या चाय की दुकान रख कर बैठोगे? माया की बात सुनकर अरुण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि अब वो चाय का ही होटल खोलेगा, अब वो चाय ही बेचा करेगा। अरे माया, ये तो बहुत अच्छी बात कही है तुमने। अब मैं चाय ही बेचूंगा, अब मैं चाय का होटल खोलूंगा। अरुण की बात सुनकर माया गुस्से में अंदर चली जाती है। अरुण उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने घर में पड़ी एक पुरानी टेबल को बाहर लाकर रख देता है और अपने घर का गैस चूल्हा भी बाहर ले आता है और वहाँ पर चाय बनाने लगता है। चाय बनाकर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है, चाय ले लो चाय, ठंड में गर्मा गर्म चाय पी लो। जो भी मेरी चाय पिएगा उसे ठंड नहीं लगेगी। आ जाओ चाय पी लो चाय। उसके इस अनोखे अंदाज को देखकर ग्राहक उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं और वो उसके पास आकर चाय पीने लगते हैं। उसकी थोड़ी ही देर में काफ़ी अच्छी बिक्री हो जाती है। अब दोपहर का टाइम हो चुका था और माया को खाना बनाना था, लेकिन गैस चूल्हा अरुण के पास था, इसीलिए वो खाना नहीं बना पा रही थी। वो अरुण के पास आकर बोलती है, अजी क्या आप पूरे दिन चाय ही बनाते रहोगे? घर में खाना वाना नहीं बनेगा क्या? एक तो इतने दिनों बाद आपने राशन ला के दिया है, अब मैं खाना भी ना बनाऊं क्या? अरे तुमसे किसने मना कर दिया कि खाना मत बनाओ? जाओ आराम से खाना बनाओ। हाँ, सुबह से तो आप लेकर बैठे हैं गैस चूल्हा, खाना काहे पे बनाऊं? खाना गैस चूल्हे पर ही बनता है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो छोड़ो, खाना मत बनाओ, चाय पियो और अपना पेट भर लो। रात का खाना बना लेना, अभी मेरी दुकानदारी चल रही है। चलो जाओ अंदर जाओ, ये लो चाय पी लो। अरुण की बात सुनकर माया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। भूख लगने के कारण उसे मजबूरी में चाय ही पीनी पड़ती है। जब ज़्यादा रात हो जाती है तो अरुण के पास ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। फिर अरुण गैस चूल्हा घर के अंदर ले आता है और माया से बोलता है, ये लो खाना बना लो, तुम्हें भूख लग रही होगी, वैसे भी चाय तो तुम पियोगे नहीं, ये लो खाना बनाओ। चलो अब मैं चूल्हा ले आया। हाँ, इतनी रात में बनाऊं मैं खाना? अब कोई आ नहीं रहा तो इसलिए चूल्हा ला कर रख दिया। अगर आते रहते अब भी चूल्हा न ला कर देते। काश यहाँ पर एक पेड़ ऐसा होता जो तुम्हें चाय देता रहता, ताकि मेरा चूल्हा तो मेरे पास होता, मैं खाना बना बना कर तो खा लिया करती। होता तब ना, अब नहीं है ना। चलो जाओ जाके चाय बनाओ। अरे मेरा मतलब है खाना बनाओ। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त चाय की ही पड़ी रहती है, जब देखो चाय पर ही ध्यान रहता है। माया गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बनाने के लिए चली जाती है। अरुण बची हुई चाय और चाय पत्ती को अपने घर के एक पेड़ की जड़ में डाल आता है। वो आता है और सो जाता है। माया भी खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब अरुण बाहर निकलता है तो वो देखता है उस पेड़ पर एक अजीब तरह के फल लगे हुए थे। वो फल बिल्कुल अलग थे, उसने आज तक ऐसा फल नहीं देखा था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो जाकर माया को बुलाता है। माया भी ये देखकर बहुत हैरान थी कि आज तक तो इस पेड़ ने फल दिए नहीं, फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो इस पर ऐसे अजीब तरह के फल लगे हुए हैं। फिर अरुण उन फलों को तोड़ता है। जब उस फल को काट कर देखता है
तो उसके अंदर गर्मा गर्म चाय थी। अरे माया, इस फल के अंदर तो गर्मा गर्म चाय है। ये तो बहुत ज्यादा ताज़ा ताज़ा चाय दिख रही है। अजी, आपके सर पर ना चाय का बहुत कुछ ज्यादा ही सवार हो चुका है। आपको फल के अंदर भी चाय दिखने लगी। फिर जब माया उस फल में देखती है तो वो भी देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सच में गर्मा गर्म चाय थी। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, अरुण, मैं एक जादुई पेड़, मैं तुम्हारे आंगन में इतने सालों से खड़ा हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरी जड़ में कोई भी चीज नहीं डाली है सिवाय पानी की। मुझे एक वरदान मिला हुआ है, मेरी जड़ों को जिस चीज से सींचा जाएगा मैं उसी चीज के फल देने लगूंगा। लेकिन तुमने आज तक मेरी जड़ में कोई अनोखी चीज नहीं डाली सिवाय पानी के। इसी वजह से आज तक मैं अपना जादू नहीं दिखा पाया, लेकिन रात तुमने मेरी जड़ों को अपनी चाय से सींचा, इसीलिए अब मैं चाय देने वाला पेड़ बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हें रोज चाय वाले फल दिया करूँगा। और ये फल बहुत ज्यादा ताजे और इसके अंदर निकलने वाली चाय बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगी। तुम जितने ज्यादा फल मुझसे तोड़ोगे मैं उतने ही ज्यादा फल वापस दे दिया करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। अब हम तुम्हारी चाय बेचकर बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे और अपनी परेशानियों को दूर कर लेंगे। फिर अरुण उस पेड़ की चाय बेचने लगता है। उस पेड़ की चाय इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट थी कि जो भी एक बार उसे पीता वो बार बार अरुण के पास वो पेड़ की चाय पीने आया करता था। धीरे धीरे करके अरुण और माया बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाते हैं। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी और ऐसे ही वो पेड़ की चाय बेच बेच कर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। सावित्री अपने 2 बेटों के साथ एक कमरे के फ्लैट में रहा करती थी। उसके पति का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद से दोनों बेटों की परवरिश उसने अकेले ने ही की थी। अब उसके दोनों बेटे जवान हो चुके थे और अब सावित्री कोई काम नहीं किया करती थी, वो सिर्फ घर की देखभाल ही किया करती थी। अब दोनों बेटे ही काम किया करते थे और अपनी माँ को आराम दे रहे थे। लेकिन अब दोनों ही जवान हो चुके थे। सावित्री को उनकी शादी की फिक्र होने लगी थी। उसने उनके लिए रिश्ता ढूंढ लिया और जब शाम को दोनों घर वापस आए तो उनसे बोली, रामू राघव, अब तुम दोनों की उम्र हो चुकी है, अब तुम दोनों जवान हो चुके हो, इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है तुम दोनों के लिए। कुछ दिनों बाद ही मैं तुम दोनों की शादी कर रही हूँ। अरे माँ, अभी से ही शादी? और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए हमारा काम भी बहुत मंदा है। शादी का खर्चा आप कैसे उठाएंगे? और वैसे भी हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, तो हम दोनों भाई एक कमरे में कैसे रहेंगे? अभी तो हमें ही इतनी परेशानी पड़ती है, फिर 2 बहुएं आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अभी नहीं माँ, जब हम थोड़ा और कमा ले, थोड़ा बड़ा घर ले लेंगे, उसके बाद तुम करा देना। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी फिर उम्र निकल जाएगी और वैसे भी ठंड का मौसम में तो ज़्यादातर शादियाँ ही होती हैं ना। मैं कुछ नहीं सुनने वाली तुम लोगों की, बस मैं तुम्हारी शादी करा रही हूँ। अपनी माँ के सामने उन दोनों की एक न चलती है। उन दोनों को मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। उन दोनों की शादी 2 बहनों से हुई थी। उसकी माँ ने यही सोच के उन दोनों की शादी 2 बहनों से करी ताकि ये बहनें एक कमरे में रह सकें और लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन हुआ कुछ और ही। मंडप में ही वो दोनों झगड़ने लगी। देख चुड़ैल, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, तेरे ऊपर तो किसी की नजर भी न जा रही है। ज्यादा खुश ना हो, वो सब इसीलिए तुझे देख रहे हैं क्योंकि तू बिल्कुल भूतनी दिख रही है। भूतनी? क्या तुम मुझे भूतनी बोल रही है? अरे तू होगी भूतनी, चल हट मेरे पास से। वो दोनों ऐसे ही बहुत जोर जोर से झगड़ने लगती हैं। उन दोनों को झगड़ता देख दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये दोनों बहनें तो यहीं पर इतना लड़ रही हैं, फिर घर जाकर ये एक कमरे में कैसे रह लेंगी। जब उन दोनों को झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो पंडित जी उन्हें डांट कर बिठाल देते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? ये भी कोई झगड़ने की जगह है? चलो बैठो, नहीं तो मैं फेरे नहीं पड़वाऊंगा। तुम्हारी शादी आधो अधूरी छोड़ के ही भाग जाऊंगा यहाँ से। पंडित जी की बात सुनकर दोनों बहनें शांत हो जाती हैं
और शांति से मंडप में बैठ जाती हैं। फिर वो दोनों जब अपनी ससुराल पहुंचती हैं तो वो घर को देखकर बोलती हैं, अरे ये है हमारा घर, इतना छोटा सा। मैंने तो सोचा था कोई बड़ा घर होगा, लेकिन ये तो इतना छोटा सा घर है। चलो कोई नहीं, ये घर भी काफी अच्छा है, लेकिन अब मेरा जल्दी से रूम दिखा दो। मुझे इस चुड़ैल के सामने और ज्यादा देर तक नहीं रुकना है। ये शक्ल मुझे बुरी लग रही है। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरा मुंह देखने का। मुझे भी मेरा रूम जल्दी से दिखाओ, मुझे आराम करना है। इससे लड़ लड़ के मैं तो थक गई हूँ। उन दोनों की बात सुनकर दोनों के ही पति बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगते हैं, क्योंकि उनके घर में तो और रूम थे ही नहीं। उनके घर में तो सिर्फ एक ही रूम था और उन दोनों बहनों की तो बनती नहीं थी। अब वो एक रूम में कैसे रहेंगी, ये सोच सोच कर ही वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान खड़े थे। तभी उनकी माँ बोलती है, बहू, हमारे घर में सिर्फ एक ही रूम है, तुम दोनों को उसी में ही रहना है। क्या एक ही रूम है? ये मेरी कैसे घर में शादी हो गई? मैं तो सोचती थी कि मेरी किसी अमीर घर में शादी होगी, लेकिन ये कैसा घर है? यहाँ पर रूम भी एक ही है। मैं तो इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगी। तभी उसकी बहन झट से रूम में पहुंच जाती है और बेड पर कब्जा कर लेती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ही वो बोलती है, ए चुड़ैल, बेड से दूर ही रहना। मैंने पहले पाला है बेड, इसीलिए ये बेड मेरा है। अब तू अपने पति को लेकर नीचे सो और मैं यहाँ पर सोऊंगी बेड पर। या मुझे इतनी ठंड में नीचे नहीं सोया जाएगा, ठीक है ना? चल हट यहाँ से। ओ हेलो, जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। इस घर की हर चीज पर मेरा भी उतना ही हक है, समझी? चलो हटो यहाँ से, मैं सोऊंगी आज, कल को सो जाना तुम। वो दोनों ऐसे ही बेड पर झगड़ने लगती हैं। उन दोनों के पति उन दोनों को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानती हैं। वो दोनों अपने घर वालों से आज तक नहीं मानी, तो वो अपने पतियों से क्या मानेंगी। उन दोनों की लड़ाई बढ़ती जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। उनकी आवाज़ पड़ोसियों तक भी पहुंच रही थी। उसके पड़ोसी उसके घर आ जाते हैं और सावित्री से पूछते हैं, अरे क्या हुआ बहन, तुम्हारे घर में इतनी लड़ाई झगड़ों की आवाज क्यों आ रही है? अरे क्या बताऊं बहन, मैंने अपने दोनों बेटों की शादी की है और हमारे यहाँ पर कमरा है एक, और मैं इसीलिए हूँ दोनों बहनों को ही अपनी बहू बना के लाई हूँ। मैंने सोचा था कि दोनों बहनें होंगी तो लड़ाई नहीं करेंगी, एक रूम में ठीक से रह लेंगी, लेकिन इन्होंने तो पहले दिन में ही पूरा घर सर पर उठा रखा है। इतनी जोर जोर से लड़ाई लड़ रही है। सावित्री बाहर खड़ी हुई अपनी पड़ोसन से बातें कर रही होती है। तभी तनु अपनी बहन को चप्पल उठाकर मारती है, लेकिन वो उसके बहन के न लगने के बजाय उसकी सास के जाकर लग जाती है। चप्पल लगने के बाद सावित्री बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। निकलो यहाँ से, तुम दोनों ने पूरा घर सर पर उठा रखा है। जब से आई हो तब से हमारा जीना हराम कर दिया है। एक दिन में ही तुमने इतना नाच नचाया है हमें, तो पता नहीं आगे क्या करोगी। चलो भागो अपने अपने घर। इस तरह वो गुस्से में उन दोनों को घर से निकाल देती है। उनके पति उन्हें मैके में छोड़ आते हैं, लेकिन मैके वाले भी उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं और गेट से ही लौटाल देते हैं, क्योंकि मैके वालों की तो बहुत मुश्किलों से उनसे जान छूटी थी। अब वो दोबारा अपने सिर पर मुसीबत नहीं पालना चाहते थे। अब वो दोनों बहनें ठंड में ठिठुर रही थीं। अब उन दोनों को समझ में आ चुका था। फिर दोनों बहनें एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और फिर अपने ससुराल जाकर अपनी सास और अपने पति से भी माफ़ी मांगती हैं। और उस दिन के बाद से उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। उस दिन के बाद से उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और वो दोनों बहनें एक ही कमरे में बहुत इखलास से रहने लगती हैं। बहुत कुछ है।